सो कैफ 6 मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस नाम क्या है? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, दिस मीन कोई दो पार्ट्स हैं सिलेबस के, एक मैनेजेरियल एनालिसिस और एक फाइनेंशियल एनालिसिस। इसका एक चार्ट शायद नासिर साहब ने बनाया होगा कि अगर देखा जाए तो सिलेबस में कोई मेनली उसने क्या किया है, 3 हेड्स में इसे डिवाइड किया है। एक पहला हेड उसने नाम दिया है इसे मैनेजेरियल एनालिसिस का, जहाँ से एग्जामिनर कहता है जी कि मेरा आप लोगों के साथ प्रॉमिस है कि मैंने कोई 30 to 40 मार्क्स का पेपर जो है वो यहाँ से टेस्ट करना है। 30 to 40 मार्क्स का, 30, 35, मैक्सिमम 40 तक भी जा सकता है, जिसके अंदर हमारे पास कोई 3 टॉपिक्स हैं। एक है एक्सटर्नल एनालिसिस जो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक है इंटरनल एनालिसिस और एक है एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग, कुछ 3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। कहाँ से ये टॉपिक उठाए गए हैं? ये पेपर वैसे तो रिप्लेसमेंट है BMBS की, लेकिन अभी तक जो ICAP ने हमें टीचर्स को एक बुक दी है, उसको खोलते ही उसके अंदर कोई 4 चैप्टर फाइनल लेवल पे CFAP 3 है, एक BMS, उसके एज इट इज़ 4 चैप्टर कॉपी पेस्ट करके उन्होंने बुक में दे दिए हैं। मतलब BMBS नहीं, वो जो BM वाला पोर्शन भी है वो कहाँ से उठाया है? BMS से। मीन लेवल थोड़ा हाई कर दिया। कुछ चीज़ें जो BMBS में नहीं थी BMS में थी, तो वो भी सिलेबस में आ गई। ठीक हो गया। सो रिप्लेसमेंट ये BMBS की है, लेकिन लेवल इसका BMS है। ये 2 एरिया वहाँ से उठाए हैं। इन 2 एरिया से रिलेटेड BMBS में कोई अबाउट आप कह लें एक चैप्टर का 80% मीन को पौना चैप्टर था, लेकिन BMS में इनसे रिलेटेड 3 चैप्टर है, तो वो उठा के दे दिए उसने। एथिकल डिसीजन मेकिंग का एक नया एरिया आया है जो आज तक कभी CA में कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं थी, जिसके अंदर हाँ कोर्स ऑफ एथिक्स हैं, जब हमने बचपन में टैक्स में भी पढ़े, ऑडिट में भी पढ़े होंगे, R2 में भी पढ़े होंगे, लेकिन साथ इसमें क्या है, एथिकल डिसीजन मेकिंग के कुछ 2 मॉडल्स हैं जो आज तक CA के सिलेबस में कहीं पे भी नहीं थे। कहाँ से उठाए गए हैं? ACCA ICW से वो मॉडल उठाए गए। ठीक हो गया, नई चीज़ें। सो ये है हमारे पास मैनेजेरियल एनालिसिस का एरिया 30 to 40 मार्क्स का। उसके बाद हमारे पास कोई 3 एरियाज हैं। एक है हमारे पास फाइनेंस एंड रिस्क का एरिया, जिसको आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एरिया, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास। एक रिग्रेशन एनालिसिस का टॉपिक है जो शायद बचपन में QM में आपने कैलकुलेट करना सीखा था, लेकिन यहाँ पे उससे आगे की बातें, मीन उसका डिसीजन मेकिंग के साथ क्या ताल्लुक़ है, उसका रिस्क के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये मॉडल क्यों अप्लाई होता है, इसकी बेस पर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, इसकी बेस पर प्लानिंग कैसे की जाती है, मीन इसका मेन यूजेज क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, वो आपने सीख ली, मेन यूजेज की तरफ, मीन अब आगे की बातें। ठीक हो गया। इसके अलावा एक टॉपिक है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, ये भी शायद थोड़ा सा आपने QM लेवल पे पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे भी जस्ट कैलकुलेशन की हद तक था, मेन उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा एक टॉपिक है हाइपोथेसिस से रिलेटेड। हाइपोथेसिस बोलते हैं गैस लगाने को, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने को, तो वो चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरा एरिया क्या है फाइनेंस एंड रिस्क के अंदर? फाइनेंशियल एनालिसिस।
और उसमें हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, सपोज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और हमारे पास कोई रिस्क मैनेजमेंट का एरिया है। और ये चीज़ें कहाँ से उठाई गई हैं? प्योरली BFD से। इनफैक्ट बुक के अंदर भी उसने BFD की चैप्टर कॉपी पेस्ट कर दी है जो हमें अभी तक दी गई है। साथ ही इधर एक नया टॉपिक आया है कैपम के नाम से, जो CA में पहले कभी नहीं होता था। कहाँ से उठाया है? ACCA ICAW से। और इस एरिया से एग्जामिनर का प्रॉमिस है भाई 40 से 50 नंबर का पेपर मैंने टेस्ट करना है। ये कोर एरिया ठीक हो गया, लेकिन ये इतना औखा एरिया नहीं है, कुछ फेमिलियरिटी ऑलरेडी भी है। हाँ, ये चीज़ें नहीं है। क्यों ये पेपर बनाया गया? BFD को सपोर्ट देने के लिए। फाइनेंस और रिस्क मैनेजमेंट का पूरे CA के अंदर एक ही पेपर था, BFD। नीचे वैसी कोई चीज़ कभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी नहीं ज़िंदगी में, और जब वहाँ पे जाता था स्टूडेंट की वाट लग जाती थी। क्यों? बाकी सारे पेपर जो हैं नीचे कुछ ना कुछ बेसिक है, हर पेपर के नीचे बेसिक है। अकाउंटिंग है तो नीचे बेसिक के 3 पेपर हैं, लॉ है नीचे बेसिक के पहले 1 अब 2 पेपर हो गए हैं, टैक्स नीचे बेसिक का पेपर है, BMS नीचे BMBS था, ऑडिट ऑलमोस्ट आधा पेपर नीचे सेम है, लेकिन BFD नीचे कुछ था ही नहीं। तो वहाँ पे रिजल्ट बड़ा गंदा, स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल नई चीज़ें। स्टूडेंट CA फाइनल लेवल पे तो बल्कि खुद से पढ़ सकता है, लेकिन ये पेपर नहीं पढ़ सकता था। क्यों? नीचे कुछ बेसिक पढ़ा ही नहीं हुआ। तो आई कैप को थोड़ा ख्याल आया कि नहीं, हमें इसकी भी कोई बेसिक लेवल की नीचे चीज़ें देनी चाहिए, नीचे भी हमें कोई पेपर देना चाहिए, ताकि CFAP में जब स्टूडेंट जाए तो वो चीज़ें पहले से थोड़ा कॉन्सेप्ट हो, थोड़ा सा आइडिया हो, और क्लास में बैठते ही चीज़ें हज़म करना शुरू कर दे। तो इसलिए ये पेपर बना दिया गया। तो BFD की कुछ चीज़ें शायद उस लेवल की क्वेश्चनिंग यहाँ पे नहीं होगी जिस लेवल की BFD पे होती है। यहाँ पे थोड़ा लोअर लेवल पे टेस्टिंग होगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक तीसरा एरिया है जो हम ऑलरेडी कॉस्ट जिन्होंने पढ़ी हुई है उन्होंने शायद पढ़ा हुआ है, और वो क्या है? बजटिंग एंड प्रोजेक्शन। बजटिंग एंड प्रोजेक्शन का, जहाँ से एग्जामिनर का हमारे साथ प्रॉमिस है भाई कोई 15 से 25 नंबर का पेपर यहाँ से टेस्ट होगा। 15 से 25 नंबर का पेपर मीन कोई 20, 22, 18 नंबर यहाँ से टेस्ट होंगे, जिसके अंदर उसने क्या किया है, वो जो कॉस्ट के अंदर बजटिंग थी वहाँ से ख़त्म कर दी, कॉस्ट को छोटा कर दिया, आसान कर दिया, और वो बजटिंग उठा के यहाँ पे डाल दिया। साथ क्या आ गई? फोरकास्टिंग आ गई, साथ क्या आ गया? NPV आ गया, IRR आ गया, पे बैक पीरियड आ गया। तो ये चीज़ें ऑलरेडी कॉस्ट में थी, वहाँ से उठा के उसने इधर रख दिया। तो ये हमारा कोई टोटल सिलेबस है, 3 नहीं, हम इसको 4 एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं। ये इतना पोर्शन जो है आपको एक बंदा जो सामने खड़ा है ये पढ़ा देगा, और ये इतना एरिया आप एक अच्छे नेक आदमी नासिर बादशाह से पढ़ेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमें फील हुआ कि वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस उनका इसी चीज़ में ज़्यादा है, तो वो ये पढ़ाएंगे और ये चीज़ें मैं पढ़ा दूँगा। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शायद मेरे पास भी होगा। हाँ मैं भी नेक आदमी। सो ये हमारा सिलेबस है जो हमने कवर करना है, जो हम 4 अक्टूबर को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हुए हैं। टारगेट है हमारा कि हमने 31 जनवरी तक ये सिलेबस आपका वाइंड अप कर देना है। 31 जनवरी तक हमारे पास ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स बनेंगे, ताकि फरवरी में आप क्या करें, रिवीजन करके इस पेपर को पास कर लें। वो रिवीजन भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को खुद नहीं करने देंगे, हम करवाएंगे। लाइक कोई 10 दिन में कोई 10 ऐसे टेस्ट रखेंगे आप लोगों के लिए
कि डेली आप एक एरिया सिलेबस का हम डिफ़ाइन कर देंगे, वो खुद से रिवाइज करोगे, अगले दिन उसका टेस्ट, फिर एक दिन एक एरिया रिवाइज करोगे, अगले दिन उसका टेस्ट, यूँ 10 टेस्ट के अंदर आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे लाइक BMBS। अभी आप लोग क्या करोगे, सिलेबस हमारे साथ मंडे टू सैटरडे 6 दिन हमारी क्लास है, कवर करोगे। साथ साथ एवरी वीक हमारा एक टेस्ट भी हुआ करेगा जो कमिंग वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट का क्या सिलेबस हुआ करेगा हम क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे। तो एवरी वीक एक साथ साथ टेस्ट भी चलता जाएगा जिससे लर्निंग चलती जाएगी। ड्यूरिंग सेशन हमारे कुछ 2-3 बड़े बड़े टेस्ट भी आएंगे, असेसमेंट आएंगे, टर्म टेस्ट आएंगे जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया करेंगे। और उसके बाद 31 जनवरी तक हमारी लर्निंग प्रैक्टिस सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। तो फरवरी के पहले 10 दिन हम वो 10 टेस्ट दे के रिवीजन कर लेंगे। फिर मिड ऑफ फरवरी एक मॉक हम लेंगे और उसके बाद आप लोग फ्री होगे पेपर देने के लिए। ठीक हो गया। पेपर हमारी कोई 100 क्लासेस बनेंगी थ्रू आउट दिस सेशन। 1.5 आवर की क्लास है। एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये पेपर पास करने के लिए आपको एट लीस्ट 300 आवर्स इस अटेम्प्ट में इस पेपर को देने हैं। कितने घंटे? 300 घंटे, एट लीस्ट 300 घंटे देने हैं। वो इस अटेम्प्ट में दे दोगे तो ये पेपर इस अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। अगर इस अटेम्प्ट में वो 300 घंटे पूरे नहीं हुए तो बाकी फिर नेक्स्ट में पूरे करके पास करना पड़ेगा। तो डिसाइड कर लो कि आप लोगों ने इस अटेम्प्ट में पास करना है या नेक्स्ट में करना है। 300 घंटे आपको देना पड़ेंगे, जिसमें 150 घंटा आपका क्लास के दौरान चलेगा। 1.5 घंटे की क्लास है तो 150 घंटा क्लास में बैठने से पूरा हो गया। बाकी 150 घंटे के लिए आपको डेली बेसिस पे क्लास के अलावा अपना कोई पढ़ने का एटलीस्ट 1.5 घंटे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। किस टाइम पे वो आपने पढ़ना है ये आप जानते हो, तो प्लीज़ कल से नहीं, आज से अपना वो टाइम टेबल बना लेना है। क्यों? आज हम चौथी क्लास में हैं, पहली क्लास में नहीं है। अब तक कुछ स्टूडेंट्स का बन चुका होगा, कुछ का नहीं बना, तो प्लीज़ अपने डे के शेड्यूल में से वो 1.5 घंटा फिक्स करें कि इस टाइम पे मैंने ये पेपर पढ़ना है। मीन डेली का काम साथ साथ करना है, वो साथ साथ होता जाएगा। टेस्ट जब आएगी तो आपको मौत पड़ेगी नहीं। क्या ख्याल है? खुशी खुशी आप टेस्ट को एक्सेप्ट करोगे और खुशी खुशी दोगे भी। क्यों? प्रिपरेशन है मेरी। तो साथ साथ चीज़ें कवर होती चली जाएंगी, कोई मसला बनेगा ही। जब कोई बड़ा टेस्ट आएगा तो उसमें भी आपको मौत नहीं पड़ेगी। क्यों? ऑलरेडी प्रिपेयर है। जब छोटे छोटे टेस्टों से लर्निंग की है तो अब बड़ा देके तो हमने अपने आप को सिर्फ टेस्ट करना है, देखना है कि मैं इस काबिल भी हूँ या नहीं। पूरी बुक का भी तो पर्चा कल को देना है ना। तो क्या ये मैं 3-4 चैप्टर देने के काबिल हूँ या नहीं? नहीं हो तो दिस मीन कुछ करने की ज़रूरत है ना, ताकि पेपर फेल करने से पहले हम अपने आप को सुधार लें। तो ये 1.5 घंटा आपको डेली का अब प्लान करना है कि कब आपने पढ़ना है। इधर सुबह उठ के आपने पढ़ना है कॉलेज आने से पहले, कॉलेज आके क्लासेस के बीच में कोई गैप है तो वो लाइब्रेरी में बैठ के यूटिलाइज़ करना है, या आपने क्लासेस ख़त्म होने के बाद कहीं पे लाइब्रेरी में या कहाँ पे जाके पढ़ना है। बेस्ट प्लेस है वो पढ़ने की लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे पढ़ने वाला माहौल हो। ठीक हो गया? पढ़ने वाला माहौल हो जहाँ पे आपको कोई तंग ना करे, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस भी ना हो, जहाँ पे आना जाना भी लोगों का कम से कम हो, जहाँ पे सामने भी कोई चीज़ देखने के लिए ना हो, सिर्फ स्टडी पे ही आपका फोकस हो। वो किधर है वो आपको फाइंड करना है। आपके हॉस्टल के रूम में मिल सकता है तो वहाँ पे फाइंड कर लो, किसी और लाइब्रेरी में मिल सकता है तो वहाँ पे फाइंड कर लो, नहीं मिल रहा तो लाइब्रेरी के अंदर कोई नुक्कड़ होगी, वहाँ से भी आपको बैठ के पढ़ा जा सकता है, जहाँ पे आप फोकस कर सको सिर्फ किसके ऊपर? स्टडी के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर नहीं। ठीक हो गया? सो ये कुछ हकीकत थी जो आपको बता दी है कि 300 घंटे आपको पूरे करने हैं, और वो इफेक्टिवली तब पूरे होंगे जब डेली 3-3 घंटे करोगे। पेपर नया है, इसमें से कुछ भी आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा हुआ। BMBS लेवल जो था वो छोटा था, हाँ कॉन्सेप्ट कुछ है वो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा। सारी थ्योरी यहाँ पे कुछ भी नहीं, अभी हम देखेंगे क्या क्या है।
मीन कुछ मॉडल्स हैं। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 2 जो स्टूडेंट्स को सबसे गंदा लगता था, तो वो पूरा का पूरा तकरीबन इधर है, लेकिन उस 2 को उसने 3 चैप्टर में एक्सपैंड कर दिया। ठीक हो गया। तो इसलिए यही समझो कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, उसी जिसने BM BS पढ़ा वो इस पेपर में तो नहीं ना आएगा, वो तो शायद BM BS पास कर चुका होगा ना, किसी ने छोड़ दिया होगा तो आया होगा, तो वो फिर पढ़ा नहीं हुआ। तो इसलिए क्लास कोशिश करनी है कि रेगुलर बेसिस पे आपको लेने आना है, डेली बेसिस पे अपने आप को मना के किस तरह से क्लास में ला के बिठाना है। बाकी काम मेरा है कि मैंने आपको कैसे ही पेपर पास करवाना है। बिस्ती बुस्ती करके मैं आपको टेस्ट भी दिलवा लूँगा, टेस्ट में आपको पास भी करवा लूँगा, वो काम मेरा है। आपने सिर्फ आके क्लास में बैठना है, खुद से कुछ नहीं करना आपने, सब कुछ क्लास में आपको करवाया जाएगा, आपने वही जाके 1.5 घंटा करना है। लर्न करने वाला काम लर्न करना है, प्रैक्टिस करने वाला काम प्रैक्टिस करना है। खुद से आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ यहाँ पे हम करके देंगे आपको। ठीक है, किताब आई है नहीं आई है, क्या करवाना है ये हमें देखना है, कहाँ से करवाना है और क्या करवाना है। पास पेपर्स नहीं हैं तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से निकाल के देने हैं, वो बाकी दुनिया की किताबें हम खोल के उसके अंदर से क्वेश्चन निकाल के ला के आपको करवाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद एक है कि आपका पेपर इसी टाइम में पास हो जाए। और पास करने के लिए बेस्ट टेक्निक आपके पास है रेगुलरिटी। वो रखोगे तो पेपर पास हो जाएगा। छुट्टी करोगे तो हो सकता है अगले 3 दिन भी आपको छुट्टी करना पड़े। क्यों? अगर उस टॉपिक की बेसिक उस दिन में पढ़ाई गई, जिस दिन में आप छुट्टी कर ली, तो अगले दिन आके आप देख रहे हो गया टीचर की करवा रहे, फिर कसूर आपका नहीं टीचर का होगा ना। हाँ, इसलिए कोशिश करनी है छुट्टी नहीं करनी प्लीज़। ठीक हो गया। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पेपर को। कहाँ से? मैनेजरियल एनालिसिस से ये एरिया हम पहले कवर करेंगे और फिर इस तरफ आएंगे, और लास्ट 3 डेज़ में आप मेरे साथ चलोगे। फर्स्ट 3 डेज़ में आप नासिर साहब के साथ ये चीज़ें कवर कर रहे होगे। ठीक हो गया। सो यूँ समझो कि आप एक सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 3 दिन एक पढ़ रहे हो, 3 दिन दूसरा पढ़ रहे हो। स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस, यहाँ से कर लेते हैं। ये पेपर आपको क्या लगता है मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों करने हैं? बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस के लिए बेस्ट डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ मैनेजरियल एनालिसिस भी करने हैं और कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस भी करने हैं। किस लिए? बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। इन सिंपल वर्ड, बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको ये टेक्निक सीखनी है। क्यों? ये टेक्निक्स नहीं आती तो बिजनेस आपसे मैनेज नहीं होगा, बिजनेस मैनेज नहीं हुआ तो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। तो कहता है बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस। बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या परफॉर्म करना है? एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या है कि बिजनेस के बाहर एक दुनिया है, बिजनेस के बाहर एक दुनिया है, तो उस दुनिया के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, कुछ पॉजिटिवली और कुछ नेगेटिवली। तो आपने वो फैक्टर्स देखने हैं क्या है। क्यों? जो पॉजिटिवली हैं वो आपने कैप्चर करने हैं और जो नेगेटिव हैं वो आपने अवॉइड करने हैं। हाँ, वो जो पॉजिटिव हैं उन्हें कैप्चर नहीं किया, जो नेगेटिव है उन्हें अवॉइड नहीं किया, तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। इसलिए वो फैक्टर्स हैं क्या, वो देखने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना है? एक्सटर्नल एनालिसिस। मीन आउटसाइड द बिजनेस कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करना है। एक्सटर्नल एनालिसिस को एनवायरमेंटल एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। एक्सटर्नल एनालिसिस को एनवायरमेंटल एनालिसिस का नाम भी दिया जाता है। वर्ड एनवायरमेंट बोलते हैं इंडस्ट्री या मार्केट को। एक तो एनवायरमेंट का मतलब माहौल भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब क्या है? इंडस्ट्री या मार्केट जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो। तो आपने एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है, मीन एनवायरमेंट, इंडस्ट्री, मार्केट को एनालाइज करना है, उसके अंदर से फैक्टर्स एनालाइज करने हैं आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। उसमें आपको 2 तरह के फैक्टर्स मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव।
जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो होंगी आपकी अपॉर्चुनिटीज, और जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं वो होंगे आपके बिजनेस के लिए क्या, थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, वो फैक्टर्स एनवायरनमेंट में जो आपको हेल्प देंगे इन मीटिंग योर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। और थ्रेट्स क्या हैं, वो एडवर्स फैक्टर्स हैं दैट प्रिवेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन मीटिंग इट्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव मीट करने में आपको रोकेंगे, हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हाँ, वो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, वो थ्रेट्स क्या हैं, वो देखने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस। क्यों, अगर हमने अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को देखा ही नहीं तो क्या हमारा बिजनेस मैनेज होगा, नहीं। क्यों, हमने इनको कैप्चर करना है, ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देती हैं, तो ये हैं क्या, वो देखना पड़ेगी ना। आके हमारा दरवाज़ा तो नहीं खटकाएंगी कि मैं अपॉर्चुनिटी हूँ, नहीं, हमें देखना पड़ेगा जाके। ये थ्रेट्स हमने क्या करने हैं, अवॉइड करने हैं। कैसे, हमारा दरवाज़ा खड़काने से पहले इनको अवॉइड करना है। दरवाज़ा खड़काने से पहले देखना है ये क्या है, और उनसे रिलेटेड हमने कुछ करना है ताकि दरवाज़ा खड़काने की तरफ आई ना, दफ़ा दूर ही रहे। लेकिन वो क्या है, हमें देखने के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सटर्नल एनालिसिस। कैसे एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है, कहता है जी एक्सटर्नल एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स। एक्सटर्नल एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है 6 पेस्टल फैक्टर्स के थ्रू। क्या हैं ये पेस्टल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, social factors, technological factors, ecological factors, and legal factors. PASTEL stands for political, economic, social, technological, ecological and legal। एक चीज याद रखनी है, सबके साथ अल 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 आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है। क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता या चीप, तो ये सस्ते या चीप फैक्टर नहीं है। और स्टूडेंट पेपर में बहुत बड़ा ब्लंडर करता है, इकोनॉमिकल फैक्टर लिख के आ जाते हैं। इकोनॉमिकल नहीं है, क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन इकोनॉमी की बातें हैं, इकोनॉमिक्स की बातें। सो हमें क्या करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है। और कैसे परफॉर्म करना है, थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स। इनको देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है, मीन अपॉर्चुनिटी है, या फिर नेगेटिव है, मीन थ्रेट्स है। पॉलिटिकल फैक्टर में हमने क्या देखना है, पॉलिटिकल फैक्टर में हमने देखना है जी हु इज इन द गवर्नमेंट। वो कंट्री जहां पे हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां की गवर्नमेंट कौन है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट है। क्यों, इससे हमारा बिजनेस पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट होता है। क्यों, हर गवर्नमेंट पार्टी की डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप के बिजनेस के लिए, तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान में देखा जाए तो मेनली 3 तरह की पार्टीज हैं, एक पीपीपी है, एक पीएमएलएन है, और एक पीटीआई है। ये जो पीपीपी वाले लोग हैं ना, ये हैं एग्रीकल्चरलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। ये जब भी गवर्नमेंट आती है एग्रीकल्चर के लिए बड़ी फेवरेबल होती है, इंडस्ट्री के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए जब पास्ट में पीपीपी की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर का तो बहुत ज़्यादा ख्याल किया, बड़ी सब्सिडीज ग्रांट्स उनको दी, लेकिन इंडस्ट्री इनके दौर में तबाह बर्बाद होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इकॉनमी के 2 मेन सेक्टर थे, एक एग्रीकल्चर और एक टेक्सटाइल।
और इनके दौर में क्या हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इन्होंने ख्याल नहीं किया, बिजली के तब बड़े मसले थे, इन्होंने उनकी बिजली बंद कर दी। क्यों, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, हम घरों में बिजली दें या आपको दें। उन्होंने क्या किया, अपने प्लांट मशीनरी ट्रांसफ़र कर लिए गैस पे। आ गई सर्दियाँ, सुबह सुबह चूल्हे बंद हो गए, इन्होंने उनकी गैस भी बंद कर दी। यार ये 6 माह सर्दियों के, प्लीज़ आपको गैस नहीं मिलेगी। उन्होंने क्या किया, अपनी इंडस्ट्री यहाँ से उठा के कहाँ ले गए, बांग्लादेश। और बांग्लादेश इकोनॉमिकली हमसे यहाँ पे था, आज यहाँ पे है। किसने पहुँचाया, हमने। सो पीपीपी गवर्नमेंट है, और अगर हम एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, तुम्हारा बिजनेस के लिए क्या है, ग्रांट सब्सिडीज मिलने से ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फड़का के रख देंगे। फिर एक गवर्नमेंट आ गई पीएमएलएन की उसके बाद, और ये हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं। अपनी मिलें हैं, शुगर मिलें, तीनों ने आके वो पॉलिसीज़ बनाई जो इंडस्ट्री की फेवर में हैं, स्पेशली शुगर मिलें। एग्रीकल्चर सेक्टर का ख्याल नहीं किया, और क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर ने अपनी प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट के अंदर उनको इतनी भी प्राइस नहीं मिल रही थी कि अपनी कॉस्ट ही पूरी कर सके। उन्होंने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन दरियाओं में, नहरों में फेंक दी। क्यों, स्टोर करने पे भी कॉस्ट आ रही है, और स्टोर भी तब करें ना जब आगे से कोई प्राइस नज़र आ रही हो। और उसके बाद से एग्रीकल्चर सेक्टर भी तबाह हो गया, और आज इकॉनमी का ये हाल होने की मेन रीज़न ये है कि ना तो आपकी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट रही है, ना आपकी इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट रही है, और इंपोर्ट इतनी बढ़ गई है कि आप अपने पर्सनल लेवल पे देख लो, ये मोबाइल फ़ोन की हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट होती है। इसके साथ कोई एक हैंड फ्री, एक चार्जर भी आप यूज़ करते हो तो कहाँ से आता है, बाहर से। अपना मोबाइल फ़ोन का खर्चा देख लो, कहाँ आप 10,000 के मोबाइल से चले और अब आप 3 लाख के मोबाइल पे आ गए हो, कहाँ से आता है, बाहर से। उसके साथ जितनी एसेसरीज है कहाँ से आती है, बाहर से। आप बंद कर सकते हो, नहीं। एक्सपोर्ट है नहीं, और इंपोर्ट बढ़ती जा रही हैं, और इंपोर्ट जब बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट कम होंगी, तो डॉलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ही अनफेवरेबल है। फिर एक गवर्नमेंट आ गई पीटीआई की, अभी तक नहीं पता चला कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। पता चल जाए तो फिर शायद हमें पता हो कि हमने करना क्या। सो हु इज इन द गवर्नमेंट, हु इज इन द गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इधर हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, फेवरेबल है हमारे लिए तो एक्सपैंड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, पैसा और लगाओ। नहीं, ये हमारे बिजनेस के टाइप की नहीं है, दिस मीन रुक जाओ। नहीं, पता ही नहीं चल रहा क्या है, तो समझ नहीं आ रही क्या करें। क्या ख्याल है? And how stable is the government? And how stable is the government? मीन्स सिर्फ यही नहीं देखना गवर्नमेंट कौन है, हमें क्या देखना है कि गवर्नमेंट स्टेबल भी है या नहीं है। क्यों, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब करती है। आए दिन धरने हो रहे हैं, मार धाड़ हो गई है, आज गवर्नमेंट गई, कल और आ गई, ये गई वो गई। तो हर नई गवर्नमेंट नई नई पॉलिसीज बनाती है, तो हम अपने बिजनेस की कभी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट नहीं कर सकते। उससे हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, हमारे लिए थ्रेट ही होगा। हाँ, गवर्नमेंट स्टेबल है, चले पता चल गया अब ये 5 साल गवर्नमेंट है, इन्होंने ये एक पॉलिसी बना ली है, चलो अब इसके ऊपर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं और बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। ऑब्जेक्टिव मीट करने में ये क्या चीज़ देगी, हेल्प देगी, मीन अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो ये एक पॉलिटिकल फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। गवर्नमेंट कौन है, पार्टी, प्रेफरेंस पता चलेगी, और साथ उसकी स्टेबिलिटी। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर में हमने क्या देखना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे टाइप के बिजनेस के लिए क्या, इधर गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है या फिर नेशनलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन? इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? यस, मतलब ये कॉम ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, आगे आने वाली कॉम इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी होनी, पता नहीं क्या करेंगे ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के। मतलब इनमें से कोई साखदार नहीं बन सकेगा।
क्या इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर बन सकेगा, लेकिन फिर भी शायद लगा देंगे। हाँ, इधर कौन सा देखा जाता है कि इसके पास रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है या नहीं है। सो प्राइवेटाइजेशन क्या है? फ्री इकॉनमी। गवर्नमेंट ने आपको फ्री हैंड दे दिया, भाई बिजनेस आप इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हो तो आपकी इंडस्ट्री हम कर रहे हैं प्राइवेटाइज। आप डिसाइड करोगे प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या रखनी है, आप डिसाइड करोगे क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, कब कितनी प्रोड्यूस करनी है। हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव कि हम फ्रीली स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हुए कंपटीशन को डील करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। नेशनलाइजेशन, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। भाई बिजनेस मैं डिसाइड करूंगा आपकी प्राइसेस क्या होनी चाहिए, मैं डिसाइड करूंगा आपको क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितनी कैसे करनी है। तो अंडर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन चलना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शन में जब चलेंगे तो क्या ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प होगी? प्रॉब्लम तो ये क्या बनेगा हमारे लिए? थ्रेट बनेगा। पॉलिटिकल फैक्टर। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का हमारे टाइप के बिजनेस के लिए टैक्सेशन इंक्रीज करना, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट। क्यों? हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। या गवर्नमेंट ने हमारे टाइप के बिजनेस को क्या दी? सब्सिडी दी। अपॉर्चुनिटी जो थ्रू कॉस्ट कटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। गवर्नमेंट ने हमारे टाइप के बिजनेस को ग्रांट्स दी। अपॉर्चुनिटी जो थ्रू कॉस्ट कटिंग हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगी। पॉलिटिकल फैक्टर। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट क्या होता है? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट इंक्रीज कर दिया, मीन नए रोड्स बनेंगे, नए हाईवेज बनेंगे, मोटरवेज बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, डैम्स बनेंगे। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? इससे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो हमारी गुड्स की डिलीवरी इन आउट एफिशिएंटली परफॉर्म होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें हेल्प देगा। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट डिक्रीज कर दिया, थ्रेट। क्यों? नए रोड्स नहीं बनेंगे, रेलवेज नहीं बनेंगे, डैम्स, पुल, हाईवेज नहीं बनेंगे, तो नई पॉपुलेशन तो बन रही है ना। क्या ख्याल है? तो रोड क्या हो जाएंगे? कंजस्टेड, जिसमें क्या होंगे? हमारे ट्रैफिक जैम में डिलीवरीज स्ट्रक हो जाएंगी, रोड बंजर हो जाएंगे, डिलीवरीज हमारी स्ट्रक हो जाएंगी, एफिशिएंटली बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये भी क्या है? एक पॉलिटिकल फैक्टर। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर क्या है? गवर्नमेंट का एजुकेशन का बजट इंक्रीज या डिक्रीज करना। गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट इंक्रीज कर दिया, दिस मीन एजुकेशन लेवल लोगों का ज़्यादा होगा तो हमें पढ़ी लिखी स्किल्ड लेबर मिलेगी जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हमें हेल्प देगी। अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट डिक्रीज कर दिया, हमें अनपढ़ जाहिल मिलेंगे जिनको हमें ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे कॉस्ट भी आएगी, टाइम भी लगेगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्यों? हमें फौरी जो है वो लेबर अवेलेबिलिटी नहीं होगी। क्या ख्याल है? ये अनपढ़ जाहिल लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस करने में भी मसले करेंगे। क्यों? इनको पहले बताना पड़ेगा ये लॉ है क्या, सिखाना पड़ेगा कैसे कंप्लाई करना है। पढ़े लिखे हैं तो इनका पता होता है कि हाँ लॉ रेगुलेशन क्यों होता है और कैसे कंप्लायंस करनी है। ये भी क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो सकता है? गवर्नमेंट का एनवायरमेंटल पॉलिसी टाइट करना या लूज करना। गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल पॉलिसी टाइट कर दी। भाई बिजनेस देखो, बिजली एक स्केर्स रिसोर्स है, हमारे पास उतनी प्रोडक्शन नहीं है जितनी डिमांड है, तो घरों में बिजली जाना अच्छी बात नहीं है। तो बिजली को थोड़ा सेव करने के लिए भाई बिजनेस आपको रात को 8 बजे के बाद से सुबह 8 बजे तक बिजली नहीं मिला करेगी। बिजनेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अगर हमारी प्रोडक्शन 24 घंटे चल रही थी तो अब 12 घंटे चलेगी। अगर हमारा बिजनेस 1 से रात 12 बजे तक चलता था तो अब 8 बजे बंद करना पड़ेगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। बिजनेस में क्या क्या, चलो जी हम गैस पे चले जाते हैं, कोई मसला नहीं। देखो सर्दियाँ आ गई हैं,
सुबह सुबह बच्चों ने नाश्ता करके स्कूल कॉलेज जाना होता है, बेचारे भूखे जा रहे हैं। तो प्लीज़ ये 6 माह सर्दियों के यार गैस ना लो, है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी थ्रेट नहीं भाई, बिजनेस नई गवर्नमेंट आ गई है पीटीआई की, हमने बाहर से गैस भी इंपोर्ट कर ली है, हमारे रिलेशन बड़े अच्छे थे बिजली के, हमने प्रोजेक्ट लगा के वाफर बिजली पैदा कर ली है, तो अब आपको 24/7 बिजली गैस मिलेगी, कोई इशू नहीं है। अपॉर्चुनिटी है ख्वाब जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में आपको हेल्प देगा। सो ये है कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हमें एक क्वेश्चन के अंदर से आइडेंटिफाई करके देखना होते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। इसके अलावा हमने देखना है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या देखना है, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स क्या देखना है, हमने देखना है जी नेशनल इनकम, जिस इकोनॉमी जिस कंट्री में हम ऑपरेट कर रहे हैं, आइदर जीडीपी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। व्हाट इज नेशनल इनकम? Total value of goods and services produced in the country during the year। मीन एक कंट्री में एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू को नाम दिया जाता है क्या, नेशनल इनकम। एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज हुई है, तो इकॉनमी ग्रोथ की तरफ है। क्या ख्याल है? दिस मीन लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है, तो हमारी सेल इंक्रीज होने का चांस है, बिजनेस एक्सपेंशन का चांस है, मीन अपॉर्चुनिटी है, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। नेशनल इनकम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स डिक्रीज हुई है, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, तो उससे हमारी सेल अफेक्ट होने से ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। तो ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है। क्या ख्याल है? डिस्पोजेबल इनकम लोगों की कम या ज़्यादा हुई है, परचेजिंग पावर कम या ज़्यादा हुई है, जीडीपी टोटल नंबर ऑफ गुड्स सर्विसेज इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। इसके अलावा हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? जनरल राइज इन प्राइस लेवल। हम जिस इकॉनमी में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट पूरे एशिया में सबसे हाईएस्ट है करंटली। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? क्यों? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, लेबर महंगी मिलेगी, मटेरियल महंगा मिलेगा, ओवरहेड्स महंगे मिलेंगे, और उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से हमारा पर यूनिट मार्जिन, अगर हम प्राइस ज्यादा चार्ज करके कस्टमर पे ट्रांसफर करेंगे तो डिमांड कम होने से हमारी सेल ऑब्जेक्टिव अफेक्ट होगा। तो ये क्या है, थ्रेट है। जो चीज इकोनॉमी के लिए बुरी है ना, जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए भी बुरी है, ये दिमाग में रखना है। जो चीज इकोनॉमी के लिए बुरी है वो हमारे बिजनेस के लिए भी बुरी है। इसके अलावा क्या है इकोनॉमिक फैक्टर हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। 1500 कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट इस वक्त इंडस्ट्री में फिर रहे हैं, आर्टिकल नहीं मिल रहे। इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो बिजनेस के लिए भी नेगेटिव है। क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट हाई होने का मतलब क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर कम है। अनएम्प्लॉयमेंट हाई होने का मतलब क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर कम है, जो हमारी सेल को अफेक्ट करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, लोगों को जॉब्स मिली हैं, तो परचेजिंग पावर क्या हो गई है, हाई हो गई है, तो ये ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी, बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प देगी। इसके अलावा हमारे पास क्या है इकोनॉमिक फैक्टर, इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक ने, गवर्नमेंट ने नहीं, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होने से अगर हमारे कोई लोन पे प्रोजेक्ट चल रहे थे तो हमें बंद करना पड़ेंगे, या कोई फ्यूचर प्लान था हमारा लोन के थ्रू एक्सपेंशन का, तो अभी हमें रोकना पड़ेगा, बिजनेस एक्सपेंशन रुक गई, मीन थ्रेट। ठीक हो गया। इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है ना, तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? बैंक से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, तो उस पॉइंट से भी बिजनेस एक्सपेंशन रुक गई। इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होता है ना, तो लोग सेविंग की तरफ ज्यादा आते हैं। मीन घरों में, तिजोरियों में जो पैसा पड़ा होता है उसको बैंक में रखते हैं।
जब ये तिजोरी में पड़ा ना, मीन पॉकेट में पड़ा है, तो ये टिकता नहीं है, ये खर्च होता है, कंजम्पशन ज़्यादा होती है। लेकिन जब तिजोरी में नहीं, बैंक में रख दिया, तो बैंक से निकलवा के खर्चना बड़ा औखा काम होता है। और बैंक में रखा ही क्यों है? रिटर्न के लिए। तो वेट करते हैं, रिटर्न कमाते हैं, बाद में खर्चेंगे, अभी खर्चे अवॉइड करते हैं। तो उससे क्या होगा? कंजम्पशन मीन सेल कम और सेविंग ज़्यादा, मीन सेल भी हमारी इफेक्ट होगी, बिजनेस एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट होगी। तो ये क्या है? हमारे लिए थ्रेट है। भाई इतनी बुरी चीज़ है इकॉनमी के लिए, तो सेंट्रल बैंक ने हाई किए क्यों है? बिजनेस की तो तबाही करके रख रहा है यार, ये सेल भी इफेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी इफेक्ट कर रहा है, इकॉनमी को तबाह कर रहा है। तो अब सेंट्रल बैंक ने हाई किए क्यों है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सेंट्रल बैंक देखता है कि जब इकॉनमी के अंदर मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मीन लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ गया है, लोग औकात से बाहर हो गए हैं, बेजा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उतनी सप्लाई नहीं है जितनी डिमांड किए जा रहे हैं, तो उसे क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल बैंक देखता है मनी की सप्लाई मार्केट में कम करो, इनके हाथों से पैसा खींच के बैंकों में ले आओ, इनको औकात में ले आओ। तो कैसे बैंकों में खींच के लेके आता है? इंटरेस्ट रेट हाई करके। लोग रिटर्न कमाने के लिए कहाँ पे चले जाते हैं? बैंकों में चले जाते हैं। जब मनी की सप्लाई इकॉनमी के अंदर ज़्यादा होती है, कैसे सप्लाई ज़्यादा हुई? इकॉनमी ग्रोथ में थी, या बैंकों ने कुछ नए नोट प्रिंट करके इकॉनमी में फेंक दिए थे, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आ गया। और जब आपकी पॉकेट में पैसा होता है तो आप टिकते नहीं हो, फजूल चीज़ें भी ख़रीदना शुरू कर देते हो। तो ये जनता भी क्या करने लग जाती है? फजूल डिमांड करना शुरू कर देती है, उतनी पीछे से सप्लाई नहीं होती। और जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उससे प्राइसेस हाई जाएंगी। तो ये इन्फ्लेशन है, जिसको नाम दिया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करो, इनके हाथों से, जेबों से पैसा, तिजोरियों से पैसा बैंक में ले आओ। कैसे? इंटरेस्ट रेट हाई करके। ये रिटर्न कमाने की खातिर बैंक में ले आएंगे। लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है, फौरी आपने इंटरेस्ट रेट को लो करना है, नहीं किया तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट रुक गई है। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट लो हुआ, हमारे लिए क्या बन गया? लोन के थ्रू बिजनेस एक्सपैंड करना सस्ता। इंटरेस्ट रेट लो है ना, तो लोग बैंकों में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते, इक्विटी में करते हैं। क्यों? हमें हलाल के बिजनेस का प्रॉफिट खाना है, बैंक का हराम नहीं खाना। जब हाई था तब रिटर्न था, जब लो हुआ तो हमें हराम नहीं खाना। इंटरेस्ट रेट लो हुआ है तो लोग बैंकों में पैसा नहीं रखते कि हमें हराम नहीं खाना, घर पे तिजोरी में पड़ा रहने दो। क्यों? बैंक में बेशक हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, फिर भी इंटरेस्ट के पैसे में रोल ऑफ हो रहा है, हराम के पैसे में रोल ऑफ हो रहा है। तो हमें हराम नहीं खाना, घर पे तिजोरी पे पड़ा रहने दो, हमारा खालिस हलाल। और जब घर पे पड़ा है तो टिकेगा नहीं, फिर क्या होगा? कंजम्पशन से बिजनेस की सेल बढ़ने के पॉइंट से भी हमारे लिए क्या बनेगा? अपॉर्चुनिटी। समझ आती है ये चीज़? इंटरेस्ट रेट का हाई या लो होना हमारे बिजनेस को कैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। सो ये हमारे पास कुछ इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इस तरह से वो कहता है कुछ सोशल फैक्टर भी हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर क्या है? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बोलते हैं टाइप ऑफ सोसाइटी को। हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं या जिस सोसाइटी में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं है। हम एक इस्लामिक कंट्री के अंदर अल्कोहल का बिजनेस कर रहे हैं, सोशल फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। थ्रेट, हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या ख्याल है? हम एक ऐसे कंट्री के अंदर चिल्ड्रन गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बर्थ रेट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि बच्चे दो ही अच्छे। क्यों? इतने सारों में से भी तो दो ही अच्छे निकलते हैं, इसलिए दो ही अच्छे। और हम क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं। क्या सोसाइटी हमारे टाइप की रही? नहीं। अब हमारे टाइप का कस्टमर नंबर में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या बना? थ्रेट। मीन अब हमें शायद अडल्ट्स गारमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। ये आजकल आपने देखा पाकिस्तान में ये जितने भी अडल्ट्स गारमेंट्स के बड़े बड़े ब्रांड थे, चिल्ड्रन गारमेंट्स की तरफ भी आना शुरू हो गए।
क्यों? बच्चों वाली सोसाइटी अब टाइप की होगी है ना, यहाँ पे बर्थ रेट हाई हो गया है, बच्चे ज़्यादा हो गए हैं। इतने बच्चे हैं पाकिस्तान में कि हर गली में 2 स्कूल हैं, और मज़े की बात है चल रहे हैं, लेकिन हर गली में 2 स्कूलों के बच्चे हैं। चल रहे हैं ना, क्या ख्याल है? मीन बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो सोशल फैक्टर में हमने क्या देखना है? डेमोग्राफी के सोसाइटी हमारे टाइप की है या नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी, नहीं है तो क्या है? थ्रेट है। या सोशल फैक्टर में हमने क्या देखना है? कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, हैबिट, प्रेफरेंस। टेस्ट, फैशन, हैबिट, प्रेफरेंस, आइदर हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज का बन रहा है या प्रोडक्ट से आउट हो रहा है। बन रहा है तो पॉजिटिव हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, नहीं बन रहा तो हमारे लिए क्या है? नेगेटिव, मीन थ्रेट्स। क्या ख्याल है? जब तक कोरोना नहीं आया था, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, फैशन कंप्यूटर्स में नहीं, मोबाइल में था। इतना था कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनको लैपटॉप्स दिए स्टडी में हेल्प के लिए। वो एक लैपटॉप पंजाब गवर्नमेंट को 95,000 में पड़ता था, और जिसको मिलता था वो क्या करता था? सीधा फीस सेंटर वहां पे जाके 20,000 का वो बेचा और वहां से ले लिया क्या? मोबाइल। लैपटॉप मैंने सर में मारना, इतना बड़ा मैं कहाँ उठा के फिरता फिरूंगा, मेरी तो जरूरत पैकेजेस हैं, मोबाइल है। इसलिए फीस सेंटर में 18,18, 20-20 हज़ार में, 15-15 हज़ार में वो लैपटॉप आपको मिल जाता था। जैसे ही कोरोना आया, ऑनलाइन क्लासेस आ गई, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या बन गई? लैपटॉप। अब वही लैपटॉप जो 20,000 का तब बेचा था, अब लेने जाते हैं तो 35 से 40 हज़ार का मिलता है, और बल्ले बल्ले होगी लैपटॉप वालों की। क्या ख्याल है? जितने पुराने स्टॉक उनके पास टूटे फूटे पड़े थे, सारे बिक गए। शॉर्ट हुआ लैपटॉप वहां पे, क्यों? बाहर से अब आ नहीं रहा यूज। उनके पास जितने भी टूटे फूटे पड़े थे, सारे उन्होंने सीधे सूधे करके अल्फियां उल्फियां लगा के निकाल दिए। क्यों? कंज्यूमर का प्रेफरेंस अब हमारी प्रोडक्ट बन गई है, तो हमारे लिए क्या बन गई? अपॉर्चुनिटी। वो चीज़ जो शायद पहले कोई 5,000 में भी नहीं खरीदने को तैयार था, अब 20-25 हज़ार में भी लोग तैयार है। ज़रूरत। ठीक है, सोशल फैक्टर कि सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं, और कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट अगर चेंज हो रही है तो हमारे बिजनेस की तरफ पॉजिटिव चेंज हो रही है तो अपॉर्चुनिटी, नेगेटिव चेंज हो रही है तो ये क्या है? थ्रेट है। हम हैं मैकडोनल्ड, क्या बेचते हैं? बर्गर। लोग बर्गर खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। अचानक मार्केट में किसी ने शोशा छोड़ दिया कि ये मैकडोनल्ड बर्गर खाने से बीमारियां लगती हैं, इससे मोटापा होता है। सोशल फैक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव हो गया। अब हमारा बर्गर खाने कोई नहीं आएगा तो हमें कुछ करना है। हमने क्या किया? उस बर्गर के अंदर एक हरा पत्ता लगा दिया और बड़ा बोर्ड लगा दिया कि ये बर्गर के साथ खाना हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। उसके अंदर जो वाइट सॉस थी उसे हमने नीला, पीला, येलो करके कह दिया हमने बाहर से इंपोर्ट की है और ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। उसके साथ हमने पेप्सी को कटाई, हमने लगा दिया माइलो का डब्बा या पल्पी जूस का डब्बा कि ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। अगर ये नहीं करेंगे तो सोशल फैक्टर नेगेटिव होने से हमारा बर्गर खाने अब कोई नहीं आएगा। तो ये क्या है? कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट चेंज होना हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, आइदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली। ये 3 फैक्टर समझ आते हैं? मेनली यही 3 फैक्टर थे। आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कंट्री जहां पे हम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे हमारे टाइप के बिजनेस की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है? है तो अपॉर्चुनिटी है। क्यों? हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसीज अचीव करते हुए, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करते हुए ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प ले सकते हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी जब भी आप यूज करोगे तो इससे बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी आएगी ही आएगी।
वो काम जो लेबर कर रही है वही आप मशीन के थ्रू करो तो क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स भी कम टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, लेबर कॉस्ट बच जाएगी। क्या ख्याल है? तो अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी, वरना थ्रेट है। क्यों? आजकल के दौर में हमारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ लोकल बिजनेस के साथ नहीं रहा। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कस्टमर के पास पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स बाय करने की ऑप्शन अवेलेबल है, ईबे के थ्रू, अलीबाबा के थ्रू, अमेज़ॉन के थ्रू डिलीवरीज आ जाती हैं। कई आपको बाहर से मंगवा के स्टॉक किए हुए दराज से दे देते हैं, बल्कि बाहर के सारे ब्रांड ने अपने आउटलेट्स यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए। कौन सा फॉरेन ब्रांड है जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा? दिस मीन आपका कंपटीशन अब लोकल नहीं इंटरनेशनल है, और बाहर प्रोडक्शन हो रही है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो क्या आप प्राइसेस पे उनको कम्पीट कर सकोगे? तो अगर टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है? थ्रेट है। अवेलेबल है, दिस मीन हम भी अडॉप्ट करके कॉस्ट एफिशिएंसी अचीव करके इनको क्वालिटी पे, कॉस्ट प्राइस पे कम्पीट कर सकते हैं, मीन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं, साथ हमने देखना है क्या टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशंस भी आ रही हैं तो अपॉर्चुनिटी, हम और एफिशिएंसी की तरफ जा सकते हैं। क्यों? दुनिया में तो इनोवेशंस भी आ रही हैं ना, लेकिन अगर यहाँ पे इनोवेशंस नहीं आ रही है, बहुत स्लो इनोवेशन आ रही है, तो ये भी क्या है हमारे लिए थ्रेट है। क्यों? इसकी बेस पर भी फॉरेन कंपटीशन को डील करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इकोलॉजिकल फैक्टर में हमने क्या देखना है? अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट। अब यहाँ पे एनवायरमेंट का मतलब क्या है? माहौल वाला एनवायरमेंट, कि डे बाय डे कंसर्न या अवेयरनेस अबाउट माहौल जो है वो लोगों की इंक्रीज हो रही है। ये पाकिस्तानी कौम जो सारी जिंदगी घट्टे मिट्टी धुएं में पली है, अब इसे भी पता चल गया कि पॉल्यूशन कोई चीज होती है और बड़ी बुरी चीज होती है। कब? जब 2 साल पहले स्मॉग हुई है। अदरवाइज इसको पता ही नहीं था पोल्यूशन भी कोई चीज होती है और ये क्या होती है और कहां से आती है। तो स्मॉग होने से इसको अवेयरनेस मिल गई, ओ पोल्यूशन, ये स्मॉग पोल्यूशन है। पोल्यूशन CO2 मिशन धुआं है। कहाँ से निकलता है? फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन से। और ऐसे बिजनेस जिनकी फैक्ट्री प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, अब मीडिया ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया। क्या ख्याल है? दिस मीन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल एक्टिविटीज, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है। तब हमारे बिजनेस को भी क्या करना होगा? इसे फोकस करना होगा। अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो ड्यू टू बैड रिप्यूट हमारा कस्टमर लूज होने से पोजीशन क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। और जितनी ज्यादा अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है उतना हमारे लिए क्या है? थ्रेट है। तो हमें क्या करना होगा? एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज की तरफ जाना होगा, हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा, हमें एनर्जी को क्या करना होगा? रिसाइकल करना होगा। मीन हमें खुद से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करना होगी, रिसोर्सेज हमें रीप्रोड्यूस करना होंगे। नहीं करेंगे तो ड्यू टू बैड रिप्यूट कस्टमर लूज होने से पोजीशन वीक हो सकती है। थोड़ी एक्सटर्नल बात करनी है कि अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है तो हमारे बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली चलना है, वरना हमारे लिए क्या बनेगा? थ्रेट। हाँ, वैसे चल रहे हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी है। लीगल फैक्टर में हमने क्या देखना है? लॉज देखने हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कौन से लॉज हमने देखने हैं? हमने देखना है जी कंपनी लॉ, हमने देखना है एम्प्लॉयमेंट लॉ, हमने देखना है कंज्यूमर लॉ। कंपनी लॉ क्या है? कि हमारे टाइप के बिजनेस के लिए एक कंपनी लॉ है कि अगर हमने कोई नई चीज़ लॉन्च करनी है तो उसकी पहले किसी गवर्नमेंट बॉडी से हमने टेस्टिंग अप्रूवल करवानी है, और वह अप्रूवल प्रोसेस बड़ा कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगी, टाइम भी लगेगा, उतनी देर हमारी प्रोडक्शन मार्केट में आ नहीं सकती, कंपैक्टर हो सकता है उससे पहले मार्केट हमारी कैप्चर कर जाए। क्या ख्याल है? और अगर अप्रूव ना हुई तो सारी की सारी प्रोडक्शन भी लॉस, उसके पीछे जितना हमारा R&D का टाइम था वो भी सारा क्या हो जाएगा? लॉस्ट होने से हमारा बिजनेस तबाह बर्बाद भी हो सकता है। ये क्या है? कंपनी लॉ। जब भी लॉ बनेगा हमें उसकी कंप्लायंस करना पड़ेगी, और कंप्लायंस करने पे भी कॉस्ट आती है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव इफेक्ट होगा। नहीं करेंगे
फाइन्स पेनल्टीज हमारे बिजनेस को तबाह कर देंगे। मीन से हम बच नहीं सकते। जब भी कोई नया लॉ बनेगा हम कहीं हम इसे इग्नोर करते हैं, नहीं, वो आके हमारा दरवाज़ा खड़का के तबाह कर देगा। इसलिए हमें क्या करना है, उसकी कंप्लायंस से रिलेटेड दरवाज़ा खड़काने से पहले ही कुछ ना कुछ कर लेना है। लेकिन वो हैं क्या, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लीगल फैक्टर देख के। एम्प्लॉयमेंट लॉ, हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट इंक्रीज कर दिया। भाई पहले अगर आप 100 रुपया घंटा देते थे तो अब आपको 150 घंटा देना पड़ेगा। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? इससे हमारी लेबर कॉस्ट इंक्रीज होने से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। इन केस ऑफ क्राइसिस हम लेबर कॉस्ट को मैनेज अब नहीं कर पाएंगे। क्यों? एम्प्लॉयमेंट लॉ प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेबर को, हम एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते। कंज्यूमर लॉ क्या है? कंज्यूमर को फैसिलिटेट करने से रिलेटेड। लाइक यूके के अंदर एक लॉ है कंज्यूमर लॉ कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना यूके में, तो आपको 15 डेज वारंटी पीरियड के साथ सेल करनी है। 15 डेज के अंदर कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई नहीं है प्रोडक्ट से तो आपसे रिप्लेसमेंट भी ले सकता है, रिफंड भी ले सकता है। 2008 में मैं भी उधर था, तो क्या हुआ, पहली दफ़ा एप्पल ने एक वाइट आईफोन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे पीछे भी रेड आया था, अदरवाइज उससे पहले सारे ग्रे या ब्लैक ही फ़ोन होते थे। तो पहली दफ़ा वाइट आईफोन आया मार्केट के अंदर, बड़ी धूम मची हुई जी, वाइट आईफोन आया, वाइट आईफोन आया। मैंने भी घर बैठे ऑर्डर किया, फ़ोन आ गया। एक हफ़्ता को यूज़ किया। जब मैं बाहर जाता था ना तो देखा ज़्यादातर मेल ब्लैक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फीमेल वाइट फ़ोन यूज़ कर रही हैं। जैसे वो रेड आईफोन मेनली फीमेल, मेल ने हाथ में पकड़ा तो बड़ा अजीब सा लगता है। कोई दोस्तों ने भी बड़ा टॉन्ट करना शुरू कर दिया, तूने लेडीज़ फ़ोन ले लिया, लेडीज़ ले लिया, ब्लैक लेना चाहिए था। मुझे भी फील हुआ यार वाकई गलती हो गया। अभी हफ़्ता यूज़ किया था, 15 दिन वारंटी थी। मैंने आके उनको कॉल की कि मुझे थोड़ा फीमेल सा टच दे रहा है, तो मुझे प्लीज़ पसंद नहीं आया वाइट कलर। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम सर। वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक सील पैक ब्लैक फ़ोन मेरे हाथ में आया और वो डिलीवरी वाला वो जो वाइट फ़ोन हफ़्ता मैंने यूज़ किया हुआ था, डब्बा पता नहीं कैसे प्रॉपर बंद भी नहीं हो रहा था, वो बगैर एनी एक्स्ट्रा चार्ज के वापस ले गया। क्यों? 15 डेज़ वारंटी पीरियड में था। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी थ्रेट इस तरह की यूज़ प्रोडक्ट हमें वापस लेना पड़ेंगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अपनी प्राइसेस इतनी हाई रखना पड़ेंगी कि उसके अंदर ऐसी चीज़ों का भी मार्जिन कवर हो सके। यूएसए में एप्पल स्टोर से अगर आप फ़ोन लो ना, आपको 1 साल की वारंटी देते हैं वो। यूएसए एप्पल स्टोर से अगर आप फ़ोन लो तो आपको 1 साल की वारंटी देते हैं वो। 1 साल के दौरान फ़ोन के अंदर कुछ भी हो जाए तो आप फ्री रिप्लेसमेंट ले सकते हो। तो 2012 में मैंने वहाँ से एक फ़ोन मंगवाया, 7-8 माह यूज़ किया। और पाकिस्तान में आपको पता है बिजली के मसले तो हैं ही नहीं। कभी हमने जनरेटर पे, कार चार्जर पे या यूपीएस पे तो चार्ज किए ही नहीं ना। तो एक दिन मैंने फ़ोन लगाया जनरेटर पे, स्पार्क पड़ा, फ़ोन डेड हो गया। ऑन कर रहा हूँ, ऑन नहीं हो रहा। 8 माह यूज़ किया हुआ था, 1 साल की वारंटी थी। मैंने देखा मेरे पास डब्बे में रसीद भी पड़ी थी। वापस जाके उनको दिया, उन्होंने पकड़ा, ऑन किया, ऑन नहीं हो रहा। उन्होंने वो पीछे फेंका, एक नया फ़ोन हाथ में थमा दिया। ये पूछा भी नहीं कैसे हुआ क्या है। क्यों? वारंटी में था। नहीं करते तो कंज्यूमर खापड़ डाल सकता है, उससे रेप्यूट अफेक्ट होती है। तो दिस मीन बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी थ्रेट दिस मीन हमें अपनी प्राइसेस में इन चीज़ों के मार्जिन भी रखने हैं। तो ये लीगल फैक्टर क्या है? लॉज है हमारे बिजनेस के लिए, जो बिजनेस को ऑलवेज नेगेटिवली ही इफेक्ट करेंगे, थ्रेट ही क्रिएट करेंगे। क्यों? इनकी कंप्लायंस पे भी कॉस्ट आती है, कंप्लायंस नहीं करेंगे तो फाइन पेनल्टी भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। सो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है एक्सटर्नल एनालिसिस। आउटसाइड द बिजनेस जो दुनिया है उसको देखना है। क्यों? उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देते हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में रोड़े अटकाते हैं। तो फैक्टर्स क्या हैं वो हमने देखने हैं। कैसे देखने हैं? थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स: पॉलिटिकल,
इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल। अभी एग्जाम में कैसे टेस्ट होंगे, हमें एक सिनेरियो दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें से आप पेस्टल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो या पेस्टल फैक्टर को एनालाइज करो। और जब एनालाइज करना है तो आइडेंटिफाई नहीं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पैक्ट भी बताना है कि ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देंगे या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सर क्वेश्चन किस में? इकोलॉजिकल फैक्टर में अगर कोई लॉ बना हुआ है तो वो आएगा लीगल फैक्टर में। अगर वैसे कोई पॉलिसीज हैं, लॉ नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है जो पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है, तो उसको हम इधर डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल में एनवायरमेंटल पॉलिसी मेनली क्या है, एनवायरमेंट से गवर्नमेंट की पॉलिसी टाइट हुई है, ये लूज हुई है। ठीक हो गया। इधर थोड़ा सा जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे कि अवाम के अंदर ये चीज की कंसर्न हाई है या लो है, जो हम फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक क्वेश्चन मिला आपको, पहला दिन नहीं, आज हमारा चौथा दिन है, क्या ख्याल है? एक क्वेश्चन मिला हमें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने फोटो कापियर के पास भी 8-10 पेजेस रखवाए हैं, वो प्लीज़ वहाँ से ले लेने हैं, क्योंकि आगे हमने डेली बेसिस पे साथ साथ क्वेश्चंस भी टॉपिक के साथ कवर करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ कि ये पेस्टल जब पैदा हुआ था ना, किसी ने जब ये मॉडल बनाया था तो इसका नाम था पेस्ट। पेस्टल नहीं, कितने फैक्टर्स थे? 4, इनफैक्ट 4 नहीं 5 फैक्टर्स थे। इसका नाम था पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। में लीगल फैक्टर का सेपरेट हेड नहीं, इसी के अंदर ही डिस्कस किए जाते थे। इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये फिर बाद में पता चला कि नहीं, बिजनेस जो है वो फिजिकल माहौल को भी इफेक्ट करता है, तो एक इकोलॉजिकल फैक्टर भी होना चाहिए, तो साथ ये ई आ गया। और वो जो लीगल है उसको भी वहाँ से निकाल के सेपरेट हेड दे के क्या बना दिया गया? पेस्टल। अब अगर एग्जामिनर कहे कि आपने पेस्ट एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो फिर हमारे आंसर में कितनी हेडिंग्स आएंगी? 4, पॉलिटिकल एंड लीगल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। हाँ, फैक्टर हम 5 आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाला नहीं। अगर पेस्टल एनालिसिस परफॉर्म करना है तो फिर हमारे आंसर में कितनी हेडिंग्स आएंगी? 6 आएंगी। फिर हम लीगल को सेपरेट हेड दे के 6 फैक्टर आइडेंटिफाई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, required identify the environmental factors relevant to the above situation and group them for the purpose of pest analysis। कितनी हेडिंग्स आएंगी? 4, पॉलिटिकल एंड लीगल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। गुड लक एवरीबॉडी, प्लीज ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की पेस्टल फैक्टर्स। देखें जरा,
अभी डिस्कस करते हैं, आप देखें जो चीज़ नहीं समझ आ रही अंडरलाइन कर लें, अभी डिस्कस करते हैं। तो बातें समझ आ रही हैं, फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, दिस मीन टॉपिक हमें समझ आ गया है। आइए मिलकर डिस्कस करते हैं। फ्लेवरसम US बेस्ड फास्ट फूड चेन हैज़ गेन्ड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन ड्यू टू यूनिक टेस्ट, एग्जाम्पलरी एम्बियंस एंड इकॉनमी मील्स। तो यहाँ तक कोई फैक्टर नहीं है, ये कंपनी के अंदर की बातें की गई हैं। हमने एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या देखना होता है, कंपनी के बाहर की बातें, तो अभी बाहर की बात हमें नज़र नहीं आई। ठीक है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्या ख्याल है, कंपनी के अंदर की बातें नहीं, हमने एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या देखना है, बाहर की बातें। कंपनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, ये कोई फैक्टर नहीं है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कंट्री के अंदर, यानी उसमें इनोवेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। कंपनी इनोवेशन ला रही है टेक्नोलॉजी में, ये नहीं। कंट्री के अंदर इनोवेशन आ रही है नहीं आ रही टेक्नोलॉजी में, ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होगा। ठीक हो गया, इंटरनल बातें नहीं करनी, हमने क्या देखना है एक्सटर्नल एनालिसिस में, बाहर की बातें देखनी है। सो अभी तक कंपनी की इंफॉर्मेशन है कि कंपनी क्या करती है कि फास्ट फूड चेन है यूएस में, जिसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, एम्बियंस बड़ी अच्छी है और इकॉनमी मील्स में सस्ते मील देते हैं। और बाहर वाकई फास्ट फूड बड़ा सस्ता होता है। यहाँ पे मैकडोनल्ड को हमारी कोई हाई रिच क्लास जो है वो खाती है, बाहर लेबर क्लास मैकडोनल्ड बर्गर खाती है। 2 पाउंड का बर्गर होता है यूके में, यहाँ पे हम हाई रिच क्लास उसे खाते हैं, बाहर इसको इकॉनमी मील समझा जाता है। डिफरेंस है थोड़ा सा, खैर वापस आ गए। सो इट इज कंसीडरिंग टू एक्सप्लॉइट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस इन मेजर सिटीज ऑफ एक्सांटा। और फ्लेवरसम एक कोई एक्सांटा शायद कंट्री है, उसके सिटीज़ में अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। दिस मीन शायद वो एक्सांटा कंट्री को हमने देखना है पेस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इधर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या थ्रेट्स हैं। सो अभी तक कोई फैक्टर नहीं, इंफॉर्मेशन सिर्फ। एक्सांटा इज अ डेवलपिंग कंट्री वेयर डिमांड फॉर फास्ट फूड इज एवर इंक्रीजिंग, and during the last decade local as well as international fast food chains have enjoyed substantial profits। एक तो डेवलपिंग कंट्री है, मीन इकॉनमी जो है वो ग्रो हो रही है, प्रोडक्ट की डिमांड भी वहाँ पे ज़्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इस टाइप के बिजनेस की क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इसको आप इकोनॉमिक फैक्टर में भी लिख सकते हो, डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल फैक्टर में भी लिख सकते हो कि सोसाइटी हमारी प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रही है, मीन सोसाइटी का टेस्ट प्रॉफिट है और ऑलरेडी बिजनेस भी प्रॉफिटेबिलिटी में चल रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी, ज़्यादा बेस्ट है। मेरे ख्याल से आप इसको सोशल में ही लिखो। मीन एक हेड के अंदर 2 बातें नजर आई, सेपरेट हेड दे के उनको सेपरेट डिस्कस करना है। ठीक हो गया, एक पॉइंट सोशल में सेपरेट 2 लाइनों में एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई और सोशल फैक्टर मिला तो उसका हम सेपरेट पॉइंट बनाएंगे। डिस्पाइट वाइडनिंग वेल्थ गैप, फास्ट फूड हैज गेन्ड इमेंस पॉपुलैरिटी अमंग लोअर एंड मिडिल क्लास। और इकॉनमी मील कौन खाएगा, लोअर और मिडिल क्लास ही खाएगी, क्या ख्याल है। और उसमें पॉपुलैरिटी भी हाई है, तो ये चीज़ भी हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प देगी। ऑलमोस्ट वही बात दोबारा की गई है, क्या ख्याल है। तो इसलिए वो डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉइंट इकोनॉमिक में भी लिख सकते हो, ये लोअर मिडिल क्लास वाला सोशल में लिख दो। क्लियर होती बात। However, social awareness group are pressurizing health ministry to revise public health policy by introducing stringent regulation on food industry।
लेकिन सोशल अवेयरनेस ग्रुप गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, फूड हेल्थ बॉडी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप ऐसे बिजनेस जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करें। ये कहीं मरी मुर्गियों के शवारमे वाकई बड़ा शवारमा कह के तो नहीं खिलाई जा रहे, ये कहीं बकरा कह के इनको कुछ और तो नहीं अंदर खिलाई जा रहे। तो इनके रेगुलेशन जो है वो क्या करें, स्ट्रिक्ट करें। तो अगर ये रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो जाते हैं फ्यूचर में तो हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्या फैक्टर है ये, लीगल फैक्टर। तो कहाँ पे लिखेंगे, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर में। पेस्टल होता तो लीगल में बात आती है। ओके, द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टैक्स हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब क्या होता है भाई, छुट्टी। टैक्स हॉलीडे, टैक्स से छुट्टी, मीन एक तरह की सब्सिडी। सो द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग टैक्स हॉलीडे टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और हम कहाँ से आ रहे हैं, फॉरेन से ही आ रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की हमें सब्सिडी मिल रही है टैक्स में, ये भी हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में थ्रू कॉस्ट कटिंग हेल्प देगा। तो कहाँ पे लिखेंगे इसको, पॉलिटिकल फैक्टर। दिस इंसेंटिव इज स्ट्रांगली बीइंग अपोज्ड बाय लोकल बिजनेस कम्युनिटी। हाँ, उन्होंने तो चीखें मारनी है, लेकिन गवर्नमेंट तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम कर रही है ना, जो शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। क्यों, जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी उतने बिजनेस यहाँ पे फैलेंगे, लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, साथ नेशनल इनकम कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे। तो उससे इकॉनमी क्या होगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। कैसे आएगी, वो अपना डॉलर बेच के आपका पाक रुपये बाय करेंगे, जिससे डॉलर नीचे और पाक रुपये ऊपर जाएगा। डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, बल्कि लोकल इन्वेस्टर भी यहाँ से पैसा निकाल के बाहर लेके जा रहा है। क्यों, यहाँ पे पकड़ दकड़ स्टार्ट हुई है। किसके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, बुला लो इसको FBR, बुला लो इसको FBR। लोग पैसा रख ही नहीं रहे, घरों में भी नहीं रख रहे, कहाँ लेके जा रहे हैं, बाहर। कैसे लेके जाना है बाहर, डॉलर खरीद के लीगली बिल जाना है। तो कैसे जाना है, डॉलर की डिमांड, पाक रुपये की सप्लाई, तो डॉलर कहाँ जाएगा। यानी कि इकॉनमी जो सारी ज़िंदगी चली ही करप्शन पे है, उसमें से अगर आप करप्शन निकाल दोगे तो कुछ बचेगा। वो करप्शन निकालने के चक्करों में करप्शन कहाँ पे पैसा जा रहा है, सारा जो पाकिस्तान के अंदर भी पड़ा था बाहर। कैसे, डॉलर खरीद के। बाहर जाके इन्वेस्टमेंट तो डॉलर में ही करनी है ना, डॉलर ही यूज़ करना है। तो पाक रुपये कन्वर्ट हो रहा है किस में, डॉलर में। तो डॉलर ऊपर क्यों ना जाए। थोड़ी करप्शन को चलने देना चाहिए, कुछ अर्सा आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल करना चाहिए, एक ही दफ़ा कंट्रोल नहीं हो सकती। इकॉनमी सारी ज़िंदगी उसी पे चली है, तो उसे निकाल के आप नहीं चला सकते। क्या ख्याल है। खैर, हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, कहाँ चले गए थे हम। सो this incentive is strongly being opposed by local business community. In the past few years, Exanta has seen high inflation rate. इन्फ्लेशन रेट एक्सांटा में हाई है, तो ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए। क्या ख्याल है। Exanta has seen high inflation rate and the government is considering to raise the minimum wage rate by 25%. वेजिस रेट 25% इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे लेबर कॉस्ट हाई होने से हमारा ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। कहाँ पे ये बात करेंगे, लीगल फैक्टर, पॉलिटिकल एंड लीगल लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ। क्या ख्याल है, मिनिमम वेज रेट इंक्रीज कर दिया। Burger Buddy, a leading local fast food chain, is gaining popularity because of its social contributions, advanced technologies, use of social media, mobile application for promotional activities, etc. तो एक फास्ट फूड चेन लोकल जो है वो सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन ऐप, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मार्केटिंग कर रही है। दिस मीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको हम भी यूज़ करते हुए मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट करके पोजीशन स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे आ गया, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में। क्या ख्याल है, 3 बातें यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। मतलब वो ये कह रहे हैं भाई फॉरेन इन्वेस्टर को आप टैक्स हॉलीडे दे रहे हो, हमें भी दो। हमने तो अपने बिजनेस के पॉइंट से देखना है कि हमें मिल रही है। क्या ख्याल है, वो तो चीखें मारनी है ना उन्होंने।
सो ये क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट कल आप अटेम्प्ट करके लाओगे। आज जाके 1.5 घंटा पढ़ना है ना, क्या ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करके आओगे, सिर्फ आइडेंटिफाई करोगे फैक्टर्स, बाकी हम कल क्लास में उसे डिस्कस करेंगे आपकी ट्राई को जज करने के लिए कि ठीक थी या नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन 1 एज ए असाइनमेंट आपको अटेम्प्ट करके लाना है कल। कोई मसले मसाइल? हम नहीं, हमारा नाम फ्लावर सम है। बर्गर बड़ी कोई वहाँ का लोकल बिजनेस एग्जांटा जहाँ पे हम जा रहे हैं वो कर रहा है, दिस मीन वहाँ पे टेक्नोलॉजी कंट्री के अंदर अवेलेबल है जो दूसरे यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी उनको यूज़ करके अपनी मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर अट्रैक्ट करके ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं। अगर हमारा बिजनेस ये कर रहा था तो फिर नहीं था हमने लिखना, फिर इंटरनल फैक्टर हो जाना था। ठीक हो गया, भाग जाओ, कल मिलते हैं।